एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. In case you like my videos, you can always let me know that by commenting below, liking my video and subscribing to my channel if you haven't done that yet. And as far as today's newspapers are concerned, I would want to tell you कि जो आज की इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल और भी कुछ आया है, लेकिन अगर मैं एडिटोरियल की बात करूं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज एक विकसित भारत के लिए एग्रीकल्चर में कैसे अनुसंधान हेल्प कर सकता है ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। सी, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू अटेन डबलिंग द फार्मर्स इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप दैट यू नो दैट, राइट? तो उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आप सच में यू विल लव द वे हाउ द ऑथर हैज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्रीन ग्रोथ हैंड इन हैंड जा सकती हैं। ब्यूटिफुल एडिटोरियल। और जहाँ तक कि मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रही थी इंडियन एक्सप्रेस में, यू विल लव इट इवन मोर। क्यों? क्योंकि आप उसे एथिक्स का एग्जाम्पल कह लीजिए, आप उसे सोसाइटी, किसी चीज़ का भी एग्जाम्पल कह लीजिए, लेकिन वो एग्जाम्पल इतना अच्छा है, आपको पता चलेगा कि कैसे एडुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है, उसको प्रेशर फ्री बनाया जा सकता है, कैसे टीचर्स कंपेल होती हैं कि वो डेटा टेस्ट के उसमें उन्हें वो फोर्स हो जाती हैं कि उन्हें टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स दिखाने हैं बच्चों के, तो उन पर प्रेशर डालना, कैसे इन सबको डील किया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आया है, एक केस स्टडी है। आई थिंक यू मस्ट वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड। और अगर हम द हिंदू की बात करें तो इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए हैं। आपको आज बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, ये अगर मैं हेडलाइन पढ़ूं आज के इस आर्टिकल की, फ्रीबीज कम एट अ प्राइस, इकोनॉमिस्ट। देखिए, आशिमा गोयल जी हैं जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अभी हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले मुझे कर्सरी रीडिंग देनी है इसकी। तो उन्होंने ये कहा है, आशिमा गोयल जी ने, कि फ्रीबीज कभी भी फ्री नहीं आती। पॉलिटिकल पार्टीज जब ऐसी स्कीम्स को अपने कैंपेनिंग के दौरान ऐसी चीज़ों को अनाउंस कर रही होती हैं, तो आपको एक और अनाउंसमेंट करनी चाहिए लोगों के सामने कि आप उसको फाइनेंस कैसे करेंगे, उसके लिए पैसा एक्चुअल में आएगा क्या, आप किन चीज़ों पे गिव अप करेंगे ताकि आप उन फ्रीबीज से पैसा लगा सकें, ताकि वोटर्स अपनी एक डिसीजन मेकिंग सही से तो कर पाए, वो डिसाइड कर पाए कि आप किन चीज़ों पे गिव अप कर रहे हो, आपको वोट करना है कि नहीं करना। सो दिस मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड। और आशिमा गोयल जी ने, देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज की है इकोनॉमिक्स में। देखिए, उन्होंने लिखा है, दे मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेक द फाइनेंसिंग एंड ट्रेड ऑफ्स क्लियर टू द वोटर्स। देखिए, आपको जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज यहाँ पे लिखी है, एडिंग दिस वुड रिड्यूस टेम्पटेशन टूवर्ड्स कंपेटिटिव पॉपुलिज्म। मतलब कंपेटिटिव मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में compete करती हैं ताकि उनके पॉपुलिस्ट मेजर्स जो हैं, जो लोगों को लुभाने वाले मेजर्स होते हैं, वो कौन सी पार्टी के कौन से मेजर्स दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज इसी में लड़ती रहती हैं। अब देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ्स। देखिए, एज फार एज ट्रेड ऑफ्स इज कंसर्न, एक और इससे मिलता जुलता टर्म है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दो इकोनॉमिक्स के ऐसे टर्म्स हैं जो शायद आपको सिनोनिमस लग सकते हैं, लग सकता है कि दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसमें एक थिन लाइन है जो इन दोनों को डिफर करती है। मैं दोनों की डेफिनेशंस, दोनों का मतलब आपके सामने बोलूंगी, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ एज फार एज अ ट्रेड ऑफ इज कंसर्न, इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज दैट इन्वॉल्व्स गिविंग अप समथिंग in return for getting something else, as I just said। ऐसा जैसा आशिमा गोयल जी भी कहना चाहती हैं कि आप क्या गिव अप कर रहे हो, ये वोटर्स को बताओ तो सही। अब मैं आपको ट्रेड ऑफ का एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, आप सपोज करिए आपको एक छोटी सी कंपनी खोलनी है, छोटा सा स्टार्टअप खोलना है, लेकिन आप तो इतने रिच नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। एग्जाम्पल लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत ही थोड़ा पैसा है जिससे आप अपना छोटा सा एक बिजनेस खोल पाओगे। थोड़ा सा पैसा है लेकिन थोड़ा और चाहिए। अब आप क्या करोगे, आप अपने कहीं कहीं कॉस्ट पे कट करना शुरू कर दोगे ताकि आप अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकें। आप अपने जो अभी तक आप बेफालतू की ड्रेसेस खरीदते हैं, जो शायद उस पर रोक लगाई जा सकती है कुछ टाइम के लिए, वो आप बाहर डाइन आउट करना एक्सेसिवली छोड़ दोगे, या फिर और भी कई चीज़ें हैं जिन पे आप गिव अप, शायद आप कुछ और इसेंशियल चीज़ें भी खरीद रहे हो, क्या पता, तो आप उस पर छोड़ दोगे। यू विल गिव अप ऑन योर प्लान्स फॉर अ वाइल ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें
अपने छोटे से स्टार्टअप पे। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्रेड ऑफ की बात करें तो आप किसे चूज कर रहे हो, आप अपने छोटे से बिजनेस को चूज कर रहे हो, अपने ड्रेसेस, अपनी डाइनिंग, अपने और इसेंशियल आइटम्स पे जो आप कुछ टाइम पे खर्च कर सकते थे, वो सब पे कट करके। क्या पता आप बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हो, आप उनको नहीं खरीद रहे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एक्चुअली द लॉस ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन। अब देखिए, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को एक तरह से खो देना क्योंकि आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया है। आप इसका एग्जांपल सुनिए। आप सपोज करिए कि एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, आपने एमबीए की। अब आप उसने जब आपने कंप्लीट कर ली उसको, तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ये कि आप अपना छोटा सा बिजनेस चालू कर लीजिए, जिसमें आप अराउंड, अगर आप थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं, आप एक अपना अजम्पशन बना के चल रहे हैं कि शायद आप पर एनम 10 लाख रुपए कमा लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास एक और ऑप्शन है। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास एक कंसिस्टेंट 12 लाख पर एनम की इनकम आएगी अगर आप एक कंपनी में प्लेस हो जाते हैं। तो देखिए, वो जो बिजनेस आप खोलेंगे उसमें श्योरिटी भी नहीं है कि कंसिस्टेंट इनकम आएगी, वो आपका बस एक अजम्पशन है कि अगर चल गया तो इतनी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अगर आप अपना बिजनेस चलाना चूज करते हैं? वो 12 लाख की जॉब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट वाज द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव you could have chosen, but you didn't because you chose your own business. I hope you get my point. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आगे क्या लिखा है। नोटिंग दैट इट हर्ट्स। ओके, देखिए इसमें यही सब कुछ लिखा है। इन्होंने, आशिमा गोयल जी ने पंजाब का एक एग्जाम्पल दिया है, ट्रेड ऑफ का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जैसे वहाँ पे अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि वाटर टेबल फॉल हो रहा है पंजाब में, इसका कॉस्ट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का कॉस्ट है फॉल इन वाटर टेबल ऑफ पंजाब, ग्राउंड वाटर टेबल, तो वो कौन बताएगा वोटर्स को? ओके, तो ये बहुत कुछ इन्होंने बताया। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि फ्रीबीज जब भी आती हैं, इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ लो क्वालिटी हेल्थ, एजुकेशन, एयर, वाटर, और जो आप लुभावित हो रहे हैं, जो अगर पुअर पीपल भी हैं जो इनको देख के लुभावित हो जाते हैं, तो ये पुअर वाटर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी जो आगे मिलने वाली है, सबसे ज्यादा हर्ट भी वही लोग होंगे, इनका ये कहना है। तो आपको पता है फ्रीबीज बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल, रेवड़ी कल्चर, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा था। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, जैसे आरबीआई ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी श्रीलंकन क्राइसिस के दौरान। ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हमें जानना है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये क्या है। अब देखिए, क्या आप जो भी मैं बोलूँ एक एक चीज अच्छे से सुनिएगा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934। आई होप कि आपको ये पता है। ठीक है, इसको अमेंड किया गया था एक फिनेंस एक्ट द्वारा 2016 में। देखिए, फिनेंस एक्ट वही वाला एक्ट है जो जब बजट लाया जाता है तो तब भी फिनेंस एक्ट को फिनेंस एक्ट और एप्रोप्रिएशन एक्ट में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि एप्रोप्रिएशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर साइड को, और फिनेंस एक्ट जो होता है वो इनकम साइड को डिनोट करता है। बट कीपिंग दैट असाइड, एक फिनेंस एक्ट लाया गया जिससे अमेंड किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को 1934 का। ठीक है, 2016 में इसे लाया गया फिनेंस एक्ट को, जिससे बनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखिए, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 मेंबर जो है वो आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर्स एक्सपर्ट्स होते हैं। पहले हम आरबीआई के 3 मेंबर्स की बात करें अगर 6 मेंबर्स में से, तो जो एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो हमारे प्रेजेंटली शक्तिकांत दास जी हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी। फिर होते हैं आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, वो एक दूसरे मेंबर है। फिर होते हैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के, जो भी एक मेंबर है। अब देखिए, जो रिमेनिंग 3 मेंबर्स हैं, दे आर मोस्टली एक्सपर्ट्स, एंड हु आर दे आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वो नॉमिनेट ऐसा नहीं हो सकता कि अमित शाह जी को नॉमिनेट कर दिया उन्होंने, या फिर उन्होंने पीयूष गोयल जी को नॉमिनेट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी भी नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। दे हैव टू बी एक्सपर्ट्स, दे हैव टू बी इकोनॉमिस्ट। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अगर बात की जाए कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या है एमपीसी की, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो मेजॉरिटी वोट द्वारा ली जाती है एमपीसी में, और जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनके पास
एक कास्टिंग वोट होता है इस केस में। अगर टाई हो जाए बाय चांस, तो उनके पास कास्टिंग वोट होता है। देखिए जब ये एमपीसी का फॉर्मेशन हुआ था 2016 में, जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो काफी एलिगेशंस आई थी कि ये नॉमिनेशन वाला जो सिस्टम है, कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने बंदे नॉमिनेट करेंगी, तो जिससे क्या होगा कि एक एज मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, बहुत कुछ होगा। ये सारी बहुत तरह की एलिगेशंस, बहुत तरह की क्रिटिसिज्म मोदी गवर्नमेंट को उस टाइम पे मिली थी 2016 में, ठीक है। लेकिन फिर उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट ने इसको कैसे जस्टिफाई किया था, देखिए, जो आपके आरबीआई के, पहली बात तो तीन मेंबर्स आरबीआई के भी हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपर एज हमारे पास नहीं, अपर एज तो आपके पास ही रहेगी, क्योंकि जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनके पास एक कास्टिंग वोट रहेगा। कास्टिंग वोट में क्या होता है, देखिए, जैसे लोकसभा के स्पीकर हैं, जो लोकसभा के स्पीकर के पास जैसे एक कास्टिंग वोट होता है, बाई चांस अगर टाई हो जाए तो उसमें वो जिस भी साइड को वो वोट कर देंगे, अगली साइड जीत जाएगी, फिर इससे क्या होगा, उस साइड को मेजॉरिटी मिल जाएगी और डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। उसी तरह का कास्टिंग वोट इनके पास होता है। वीटोइंग पावर नहीं होती, कास्टिंग वोट होता है। वीटोइंग पावर मतलब चाहे कोई भी साइड के पास मेजॉरिटी हो, लेकिन अगर उन्होंने खारिज कर दिया तो कर दिया, ठीक है, वो होती है वीटोइंग पावर, लेकिन इनके पास कास्टिंग वोट है। और अगर एमपीसी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो किन तरह की चीजों को ये डिसाइड करते हैं, कौन से रेट्स को ये डिसाइड करते हैं, तो देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और अगर हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF भी ये लोग डिसाइड करते हैं। आई थिंक आपको ये पता होगा। रेपो रेट वगैरह ये सब कुछ मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, सो आई थिंक मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। ओके, लंपी स्किन डिसीज टोल राइजेस टू 7300। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी लंपी स्किन डिसीज आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक मैं इसे आज थोड़ा सा दोबारा करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें आपको कुछ एडिशनल चीजें बतानी है, कैसे इसमें वैक्सीन किन तरह की यूज होती है, सब कुछ मुझे अब आपको बताना है। ओके, तो देखिए, अभी मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ। ओवर 7300 कैटल हैव died so far due to lumpy skin disease in 8 states and union territories। जैसे 1 यूनियन टेरिटरी, देखिए कौन कौन सी स्टेट्स में ऐसा है। सबसे पहले तो हमने राजस्थान और गुजरात में देखा था, फिर हरियाणा में भी अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अब की बात करें तो पंजाब हैज़ टॉप्ड द लिस्ट, क्योंकि 7300 कैटल में से जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है वो पंजाब को ही बिलोंग करते हैं एनिमल्स, जिसमें से 3359 एनिमल्स जो मरे हैं वो पंजाब के हैं। तो it is actually expanding like anything and it is actually of grievous concern। और यहाँ पे ये लिखा है कि एक वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्टेप अप कर दी गई है लंपी स्किन डिसीज यानी कि LSD को रोकने के लिए। अब देखिए, हमें सबसे पहले जानना है कि LSD है क्या। तो अगर हम LSD की बात करें, इट इज़ अ वायरल डिसीज, ठीक है। और ये वायरल डिसीज स्प्रेड किस में होती है, किनको अफेक्ट करती है, डोमेस्टिक कैटल और वाटर बफलोज को, एशियन वाटर बफलोज। देखिए, डोमेस्टिक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कैटल क्या होता है। कैटल एक एक अम्ब्रेला टर्म है जो काउज और बुल्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, मतलब फीमेल और मेल कैटेगरीज दोनों के लिए। और वाटर बफलोज का आपको वो पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या है, इट इज बैबिलस ब्यूबैलिस। मतलब आप कभी भी सर्च करिए, आप रैंडमली आज सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो एशियन वाटर बफलो का जो एशियन नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो है बैबिलस ब्यूबैलिस। ओके, तो अगर हम बात करें क्या कॉज करता है इस वायरल डिसीज को, किस तरह का ये वायरस है। देखिए, एक पॉक्स वायरसेस होते हैं। पॉक्स वायरसेस में भी काफी तरह के जीनस हैं, जैसे ऑर्थोपॉक्स वायरस, ये सब कुछ बहुत कुछ होता है। खैर, आपके स्कोप के वो बाहर है, लेकिन लंपी स्किन डिसीज इज ऑल्सो अ पॉक्स वायरस। देखिए, पॉक्स वायरस वही वायरस है जो मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन सारे पॉक्सेस का भी रीजन है। तो आप ये मत समझिए कि लंपी स्किन डिसीज एनिमल्स में हो रही है तो पॉक्स वायरस सिर्फ एनिमल्स में होता है। नो, animals and humans both have been affected, have seen to be affected by these pox viruses। Now what are pox viruses? देखिए, मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अभी मैं एक चीज बोलूंगी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे आपको कुछ एक एडिशनल फैक्ट बताना है। इट इज एन ओवल शेप्ड वायरस विद लार्ज डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम, ठीक है। ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA जीनोम है जिसका जो शेप है वो ओवल यानी कि ब्रिक शेप्ड होती है। ब्रिक शेप्ड या ओवल शेप्ड ऐसी शेप होती है पॉक्स वायरसेस की यूजुअली।
लेकिन मैंने आपको जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानना वो ये है, मैंने ये बोला कि ये एक डीएनए जीनोम है इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल में जो जेनेटिक मटेरियल इसका है वो है डीएनए, ना कि आरएनए। अगर बाय चांस आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि आप सपोज करिए उसमें लिखा हुआ है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से ये लिखा है कि इनमें से कौन से उसका न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए है, है ना, तो आरएनए नहीं है मतलब। तो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक मंकी पॉक्स लिखा है, एक स्मॉल पॉक्स लिखा है, एक एलएसडी लिखा है और एक एचआईवी लिखा है। तो इसमें से किसका वो नहीं है, किसका डीएनए स्ट्रैंड्स नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एचआईवी का। ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है। एचआईवी एक आरएनए यानी कि रेट्रोवायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो एचआईवी कैंसिल हो गया और स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, एलएसडी तो है ही पॉक्स वायरसेस, और सारे पॉक्स वायरसेस डीएनए के जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं। यही आपको इस पॉक्स वायरस से रिलेटेड जानना जरूरी था और आपको ये पता होना चाहिए। ये मत समझिए कि आपके स्कोप के बाहर है, बिल्कुल इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है लंपी स्किन डिसीज का? इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 28 डेज। देखिए वैसे तो बड़ी सारी रिपोर्ट्स इसके बारे में है, कई ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि कहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कई लोगों में बहुत जल्दी हो जाता है, कई एनिमल्स में जैसे 6 से 7 दिन। लेकिन एक अगर हम अभी तक देखें एक जनरलाइज वे में 28 डेज है। नाउ व्हाट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड? नाउ इंक्यूबेशन पीरियड is actually number of days between when you are actually infected with something and when you might see some symptoms of it। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी के टच में आए, किसी नोन को मंकी पॉक्स है, आप उसके टच में आए, ठीक है, तो आप जैसे ही टच में आए आप इन्फेक्ट हो गए, आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए आधे से 1 घंटे के लिए उनके टच में आए, आप इन्फेक्ट हो गए, लेकिन आपको बुखार चढ़ा 2 दिन बाद, तो आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 दिन है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप इन्फेक्ट 2 दिन पहले हो गए थे लेकिन 2 दिन बाद आपको सिम्टम दिखा। ओके, सो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एलएसडी को कहाँ देखा गया था? इज इट अ न्यू थिंग? इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग लंपी स्किन डिसीज? नो, इट वाज सीन एज एन एपिडेमिक इन जाम्बिया। जाम्बिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसे 1929 में इस डिसीज को वहां एपिडेमिक के रूप में देखा गया था। जब स्टार्टिंग में इसे डिस्कवर किया गया इस डिसीज को, तो ऐसा समझा गया था कि ये शायद एक पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है या फिर शायद हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है एनिमल्स में इंसेक्ट बाइट को लेके। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मच्छर काट गए हैं, उस समय ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा मच्छर काट गए हैं इनको, इसलिए इनकी स्किन ऐसे फूल रही है। कभी कभी हमें भी, तो हम किसी ऐसी जगह पे शाम को बैठ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, बारिशों के टाइम पे कभी भी, तो हमारी स्किन बहुत रैशेस डेवलप कर जाती है। उस टाइम पे भी यही समझा गया था, शायद ये थोड़ा थोड़ा एक ज्यादा लेवल पे अभी इनको इंसेक्ट्स काट गए हैं तो बॉडी इतना वो रिएक्शन शो कर रही है। उस टाइम पे स्टार्टिंग में ये समझा गया था, बट लेटर ऑन everybody came to know, the scientific community came to know, no, it is a well established disease and it has a cause and it has consequences as well। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? It is spread between animals by biting such as mosquitoes and biting flies। मतलब वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं ये मस्कीटोज और बाइटिंग फ्लाइज, जो इन्फेक्शन को एक एनिमल पे, अगर वो एक इंसेक्ट बैठा फिर वहां से उसने इन्फेक्शन लिया, फिर वो अगर दूसरे एनिमल पे बैठ गया तो वहां पे इन्फेक्शन को उसने अगर छोड़ा, मैं बहुत लेमन टर्म में बता रही हूँ आपको, और फिर वो स्प्रेड हो गया दोनों को आपस में बीच में। देखिए वेक्टर कभी भी इन्फेक्ट नहीं होता, इंसेक्ट को कभी लंपी स्किन डिसीज ही होगी, लेकिन होगी उन्हीं एनिमल्स को, बोवाइंस को ही, कैटल को ही, ठीक है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स तो आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा एनिमल्स की बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स यानी कि छाले 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 टाइप्स के हो जाते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ फ्लूइड भरा होता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, बहुत ही आईज और नोज से एनिमल्स की फ्लूइड सिक्रीट होने लग पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना, जो एनिमल्स हैं दे स्टॉप ईटिंग ऑल टुगेदर एंड दे फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल चूइंग और ईटिंग एज वेल। वो मतलब काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, उनका खाने का मन भी नहीं करता, कुछ नहीं, अब वो खाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। इस वजह से वो जो वीकनेस तो आती ही है, साथ में जो फार्मर्स हैं वो भी, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका भी प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, दे फील वेरी वीक। अब बात की जाए, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज पढ़ के बताई थी, अ वैक्सीनेशन ड्राइव हैड बीन स्टेप्ड अप।
नाउ हाउ हैव वी एक्चुअली डेवलप्ड अ वैक्सीन? हम कौन सी वैक्सीन दे रहे हैं इनको? जैसे अगर आप कुछ कुछ एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, कुछ कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि हरियाणा ने मतलब they are ready with their vaccines for LSDs. Now what kind of vaccines? अब देखिए 3 तरह की वैक्सीन्स ऐसी हैं जो इस बोवाइन डर्मेटोसिस के लिए लाइसेंस्ड हैं, ठीक है? ऐसी मैं आपको नाम लेके बताती हूँ। LSD वायरस नीथलिंग वैक्सीन, Kenyan sheep and goat pox vaccine, थर्ड इज गॉर्गन गोट पॉक्स वैक्सीन। और अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जो हरियाणा और बाकी स्टेट्स हमारे यहाँ की यूज कर रही हैं वो एक गोट पॉक्स वैक्सीन ही यूज कर रही हैं। अब वो गोट पॉक्स वैक्सीन क्यों यूज कर रही है? नाउ अनदर फैक्ट दैट यू मस्ट नो इज कि लास्ट ईयर दिसंबर 2021 की बात है। इफ यू हैव बीन अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ न्यूज़पेपर्स, यू यू एक्चुअली वुड रिकलेक्ट कि उस टाइम पे एक और गोट पॉक्स वायरस भी चला था। बहुत ज़्यादा उनसे भी गोट्स की जो हेल्थ थी अफेक्ट हुई थी, उन पे उनकी बॉडी पे भी ब्लिस्टर्स देखे गए थे। तो तब इस वैक्सीन को काफ़ी रैंप अप कर दिया था। देखिए बनी तो ऑब्वियसली जाम्बिया में जब आ चुकी है तो इसका जो साइंटिफिक बेस है वो ऑलरेडी है, इन वैक्सीन्स का लाइसेंस्ड है, कंपनीज बनाती हैं। तो तब उस टाइम पे काफ़ी इसका स्टॉक यहाँ पे रेडी किया गया था दिसंबर 2021 में गोट पॉक्स वैक्सीन्स का। वही गोट पॉक्स वैक्सीन्स आर सर्टिफाइड एंड हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस LSD as well, and the same goat pox vaccines have been now come into use. I hope you got my point. Okay, now next article. अब देखिए एस जयशंकर ने क्या कहा है। वो एक जगह पे गए हुए हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका, देखिए जब भी कुछ हो ना, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आप प्लीज इन कंट्रीज का इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज और देखना शुरू कर दीजिए। यूएसए, जापान, चाइना, ये सब ना बहुत ही पुरानी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, इन पे एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं मानती हूँ आएगा ही आएगा, पर now Africa, Latin America, they cannot be excluded from our what do you call it, foreign policy horizon. तो अब ये हैं हॉट टॉपिक्स, तो आप कुछ भी ऐसा हो तो फॉलो देम वेरी क्लोजली, ओके? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी साउथ अमेरिका में अपनी इंडियन कम्युनिटी से ही इंटरेक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि चाइना ने बहुत ही डिसरिस्पेक्ट किया है हमेशा इंडिया के साथ किए गए अग्रीमेंट्स को, and that itself has cast a shadow on our bilateral ties. ठीक है, और उन्होंने ये कहा है कि हाँ वो हमारे नेबर्स हैं and everybody wants to get along with their neighbors, there's no doubt about it, but everybody wants to get along with their neighbor on reasonable terms. I must respect you and you must respect me. यही होना चाहिए ना फ्रेंडशिप में, तो यही होना चाहिए नेबर्स में भी। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका ये कहना है चाइना हमारे को नहीं उन टर्म्स में देखना, वो खुद को बड़ा समझता है, उनको यूनिलैटरली उनको शौक है अपने अग्रीमेंट्स को तोड़ना। वो कभी भी साइनो इंडियन बॉर्डर्स को का टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, कभी उनका मन करा कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप अभी थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, पहले जयशंकर जी ने ये कहा कि जो हमारा बायलेटरल रिलेशन है इंडिया और चाइना को एक बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉर्डर पे टाइज बुरे हैं और हमारे बाकी स्तरों पे, बाकी डायमेंशंस में जो टाइज हैं वो सही चलते रहें। वो चाहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज वगैरह पे उनके साथ कॉपरेट करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम साथ दे दें इंडिया का। तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर चाइना का रिमार्क ये था, नहीं है हमारे पास तो आप जितना, उनको देखकर चाइना ने बड़ा स्मार्ट रिप्लाई दिया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। उन्होंने ये कहा था कि जितना इंडिया समझता है ना कि चाइना और इंडिया में डिफरेंसेस हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो हमें कॉमनैलिटीज़ हैं। आप किनके साथ, जिनके साथ आपका कुछ कॉमन भी नहीं है, आप उन कंट्रीज़ में क्यों घुसे हुए हो, क्वाड वगैरह की कंट्रीज़ में? देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन इंडिया यूएसए। उन्होंने बहुत हिडन वे में ये कहा था, ठीक है? उनका हिंट क्वाड ही रहता है हमेशा इंडिया को कुछ वो बोलते हैं तो। लेकिन तो उन्होंने कहा था हमारे में इतना कुछ कॉमन है, हम सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं, हम हमारे कॉलोनियल बैकग्राउंड है, हम तो ये सारी चीज़ें हमें कितनी कॉमन है, तो हम आपस में हमें डील करना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और आप छोड़ो बॉर्डर वगैरह तो चलता रहेगा, बाकी इश्यूज पे ध्यान दो, उनका ये कहना था। अब ये रिमार्क आता है जो उन्होंने साउथ अमेरिका में दिया है। देखिए ये एक 6 डे विजिट पे गए हैं, हम देखते हैं ये विजिट में और क्या क्या होता है। आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके? लेट्स सी another article.
ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई क्या हुआ है एक्चुअली, फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन हुआवे टू डायल डाउन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस, लुक आउट नोटिस अगेंस्ट 8 इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। देखिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस की है, जिसमें क्या हुआ था कि लिकर का जो वो था, उसमें प्राइवेट जो वेंडर्स थे उनको काफ़ी अपना से मिल गया था कि वो डिस्काउंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बाय वन गेट टू ऐसी बॉटल्स बिकने लगी थी, इतना बाहर गलियों में इतनी इतनी बड़ी लाइनें लग जाती थी, इतना कुछ हुआ। अब उस पर सीबीआई अपना एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें जो दिल्ली के होम मिनिस्टर हैं या दिल्ली के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन पे अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में करप्शन की। तो इसी केस में कुछ 8 प्राइवेट मेंबर्स और हैं, दे प्रोबेबली एड्स ऑफ मनीष सिसोदिया जी और नोन्स ऑफ हिम, तो उनके अगेंस्ट लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। ओके, अब लुकआउट नोटिस यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, अब एक और जगह आपको लुकआउट नोटिस पढ़ाती हूँ, क्या यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो क्योंकि मुझे आपको बताना है लुकआउट नोटिस या लुकआउट सर्कुलर एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन इससे पहले हम इसकी कर्ज रीडिंग दे देते हैं। देखिए क्या है ना, जो हुआवे है यानी कि चाइनीज टेलीकॉम मेजर जो है हुआवे, नाउ इट इज प्लानिंग टू डाउनसाइज इट्स ऑपरेशंस एट इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इन इंडिया। क्यों वो अपना क्यों, इनफैक्ट दे आर प्लानिंग कि वो शायद शट ऑफ ही कर जाएं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के जो बेंगलुरु में उनका जितने भी ऐसे सेटअप्स हैं, वो शायद यहाँ से चले ही जाएं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन पे बहुत सारी इनकम टैक्स सर्चेस, टैक्स फ्रॉड के इश्यूज हैं। वो अब 5G के जो टेलीकॉम ट्रायल्स हैं उनसे भी यूएसए ने, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने उनको एक्सक्लूड कर दिया है, उसमें भी वो लोग पार्ट नहीं कर पाए। 5G स्पेक्ट्रम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, उसमें हुआवे वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सबसे बड़ा रिलायंस जियो निकला, फिर एयरटेल आया सेकंड पे, है ना, ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इससे देखिए बंद होने से ये लोग कह रहे हैं कि शायद जो 3500 जॉब्स हैं कंपनी ने जो क्रिएट की हैं पिछले 20 सालों में, वो अफेक्ट होंगी, मतलब ऐसे लोग अफेक्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि searches and audits of 20 years of company records, investigations into national security aspects of Huawei's operations, and lookout circular against Li Jiangwei, Chief Executive Officer of Huawei Telecommunication India's marketing operations। lookout circular इनके जो सीईओ हैं उनके अगेंस्ट भी जारी किया गया है। Now what is lookout circular? देखिए क्या होता है कि कुछ भी, okay, you listen to me, in order to keep a check on overseas traveler by a person who is wanted by any agency or the police, a lookout circular is issued। ठीक है, देखिए क्या होता है, कोई भी इंसान जो शायद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनका उस इन्वेस्टिगेशन का पूरा होने के लिए उस इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। बाय चांस अगर कोई एजेंसी कोई केस चला रही है, उसमें वो वांटेड डिक्लेयर हो चुका है कोई इंसान, अगर वो बाय चांस इवेड करने के लिए उस ट्रायल को, उस टैक्स के लिए अकाउंटेबिलिटी को, या कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा है, वो अगर देश छोड़ के भागना चाहे, तो इसके लिए उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा लुकआउट सर्कुलर इशू किया जाता है, जिससे क्या होता है, इट एक्चुअली कैन बी यूज्ड इन इमिग्रेशन चेक्स एट इंटरनेशनल बॉर्डर्स टू प्रिवेंट सच अ पर्सन फ्रॉम ट्रेवलिंग अब्रॉड और लीविंग द कंट्री। इससे क्या होता है, आप प्रोसीजर समझिए कि क्या होता है, लुकआउट सर्कुलर जब इशू किया जाता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर। देखिए बाय चांस आप सीबीआई का एग्जांपल लीजिए, क्योंकि सीबीआई ही मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का। तो सपोज करिए कि सीबीआई ने इशू किया एलओसी, लुकआउट सर्कुलर, ठीक है, इशू अब जैसे ही हुआ तो वैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उस इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई कंसर्न एजेंसीज द्वारा, किसके बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में जिस पे शक है कि वो कंट्री लीव कर सकता है विदाउट गिविंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देयर प्रायर इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो ऐसा हो सकता है। अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन क्या करेगा, वो सेंड करेगा इस इंफॉर्मेशन को टू इट्स ऑफिशियल्स एट इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जितने भी उनके इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स हैं, वो उन ऑफिशियल को जो वहाँ तैनात हैं उनको उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी सारी डिटेल्स, सब कुछ, कौन से केस में इन्वॉल्व है, बहुत ही इनके ऊपर सीरियस केस है, इनको देश से बाहर नहीं निकलने देना। तो फिर उसके बाद ये जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स है, अगर कोई भी इंसान वहाँ पे उन्हें दिखेगा, वो अलर्ट हो जाएंगे, राइट? You know, they will actually come on, they will stay on alert। ऐसा कोई भी इंसान उनको जैसे ही मिलेगा वो उसको रोक लेंगे और वापस नहीं जाने देंगे, मतलब लीव नहीं करने देंगे कंट्री को, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इन्फॉर्म कर देगी सीबीआई को या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये पूरा प्रोसीजर था, ठीक है। अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सो यू मस्ट नो दिस कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ओके, यू मस्ट नो दैट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द हिंदू, मुझे इंडियन एक्सप्रेस के देखिए, जिस मैं आपको एथिक्स की, सोसाइटी की, या जिसका भी आप एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं, ये बहुत जगहों पे यूज हो सकता है। अब आप सुनिए, हुआ क्या है इन नंदुरबार, टीचर्स स्टेप बैक एज स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर कैच अप। नाउ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। अब मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी कि कैसे हुआ है, फिर मैं आपको एक समराइज में बताऊंगी आप इसको कैसे समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। देखिए, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है नंदुरबार में। नंदुरबार आपको पता है महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है। नंदुरबार में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया क्योंकि नंदुरबार में रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ठीक है। जैसे हम एकलव्य स्कूल्स पढ़ते हैं, वैसे ही रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं ना, समझ गए आप। वैसे ही नंदुरबार में आश्रम शालाज है, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का नाम है वहाँ पे। वो किसके अंडर आते हैं, वहाँ के ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस के अंडर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक यूनिक मेथड का। अब ये मेथड क्या है, जिसमें टीचर्स फैसिलिटेटर्स की तरह एक्ट करेंगे और कोई भी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा क्लास का, या ऐसा कुछ नहीं होगा कंडक्ट करने का लेसन्स का। तो कैसे एग्जैक्टली स्टडीज होंगी, देखिए, इस प्रोजेक्ट का नाम है वेद प्रोजेक्ट, VEDH, वेद प्रोजेक्ट। इस वेद प्रोजेक्ट में क्या होगा कि टीचर्स, देखिए, सबसे पहले, अब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगी, आप सुनिए। टीचर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उनके जो क्लास के बच्चे हैं वो किस स्तर पे हैं, एट व्हाट लेवल द स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टैंड, ठीक है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। इस असेसमेंट को कहते हैं बेस लाइन असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। टीचर्स को तैयार करनी है सबसे पहले ये कि बच्चों का अभी जितना मानसिक स्तर है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। वो लेटर्स पढ़ सकते हैं, वो स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना, कितने हद तक का उनका वो डेवलप, विकसित हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर्स को जैसे ही पता चल जाएगा कि उनके क्लास के बच्चे किस किस लेवल पे हैं। अब देखिए, कोई भी एक क्लास होती है, वो हमेशा उसमें हर बच्चा एक लेवल पे नहीं होता। किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा होती है, किसी का लर्निंग लेवल कम रह जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। वी विल नॉट गो इनटू इट, बट दैट इज अ फैक्ट। स्पेशली अगर आप ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, दैट इज अ फैक्ट, ओके। तो इससे, जैसे अब नंदुरबार की हम बात करें, जब टीचर्स को बोला गया कि आप एक बेसलाइन असेसमेंट रिपोर्ट सबसे पहले तैयार करिए, तो टीचर्स ने तैयार की। टीचर्स को पता चल गया कि देयर स्टूडेंट्स आर एट डिफरेंट लर्निंग लेवल्स, एंड डेफिनेटली एक सिंगल टीचर हर एक बच्चे को नहीं सेम मैनर में पढ़ा सकती, क्योंकि हर बच्चे की डिमांड अलग है। आप समझ रहे हैं ना, जिसका लर्निंग लेवल अलग है उसकी डिमांड भी तो अलग है। फिर क्या होगा, अब आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फिर एक टीचर है, जो एक टीचर का नाम यहाँ पे लिखा है शीतल हांडे। उन्होंने क्या किया फिर, अब देखिए, अब ये पता चल गया कि हर बच्चा अलग अलग लर्निंग लेवल में है। अब वो क्या करेंगे, क्लास को ग्रुप्स में बांट देंगे, ठीक है। अब इन टीचर ने क्या किया, क्लास को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे जो है। एक ग्रुप फॉर एग्जांपल ऐसा है कि वो दे आर गुड विद लेटर्स, वो सिर्फ लेटर्स तक की ही अभी लर्निंग लेवल पे पहुंचे हैं। एक ग्रुप जो है उससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं। फिर एक ग्रुप वो उससे भी ऊपर, वो सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं पूरे, ठीक है। फिर ये जो ग्रुप्स हैं इनको ऐसे बांट दिया। अब क्या हमारे पास चैलेंज है, हमें इन लर्निंग गैप्स को ब्रिज करना है, राइट। हमने बेसलाइन बना ली, सब कुछ कर लिया, ग्रुप्स बांट दिया, अब
ब्रिज कैसे होगा, इस लर्निंग गैप को ब्रिज कैसे करेंगे। अब देखिए प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट पीयर ग्रुप को प्रमोट किया जाता है, जैसे वो आपस में इंटरेक्ट करें, ताकि आप समझ रहे हैं ना कि अगर एक बच्चा है उसको नहीं एक वो सेंटेंसेस नहीं पढ़ने आ रहे, तो जो वर्ड्स पढ़ सकता है, सेंटेंसेस जो बच्चे पढ़ सकते हैं, वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इंटरैक्टिव पीयर क्रॉस लर्निंग होती है, राइट। तो फिर जो वर्ड्स पढ़ सकते हैं, वो जो लेटर्स पढ़ सकते हैं, सिर्फ उनकी हेल्प करेंगे, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, लर्निंग गैप ब्रिज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, अब बेसलाइन बन गई, ग्रुप्स बन गए, कैसे आपस में वो हेल्प करेंगे हमें ये पता चल गया। तो फिर होती है इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या होगा, एक होगा मिड लेवल प्रोग्रेस और एक होगा एंड लाइन प्रोग्रेस। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रेशर फ्री सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है एजुकेशन का। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे किया इन्होंने क्या किया। ये जो इवैल्यूएशन प्रोग्रेस है, इसको प्रोग्रेस क्यों बोला और टेस्ट क्यों नहीं बोला, एक्चुअल में है टेस्ट ही, मिड लेवल टेस्ट, एंड लेवल टेस्ट ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने प्रोग्रेस क्यों बोला, ताकि टीचर्स पे कोई प्रेशर ना आए कि उनको टेस्ट में दिखाना है कि हम तो बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी दे एंड अप फजिंग द डेटा, राइट। आप समझ रहे हैं ना, डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, वो ना हो, उन पे कोई प्रेशर ही नहीं होगा, उनको तो बस प्रोग्रेस देखनी है बच्चों की। टेस्ट वाला सिस्टम तो हटा ही दिया ना, बिल्कुल टेस्ट बोलना ही छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो फिर वैसे क्या हुआ, फिर ये मिड लेवल फिर इन्होंने जैसे मतलब किया। अभी देखिए नंदुरबार में 60 स्कूल हैं ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, मिड लेवल प्रोग्रेस उन्होंने चेक की कि बच्चों ने आपस में कितने लेवल तक एक दूसरे की हेल्प करके किस लेवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसमें जब मिड लेवल पे प्रोग्रेस चेक की, तो आपस में जो क्या हुआ, जो आप समझ रहे हैं, जो मिड लेवल प्रोग्रेस चेक करने के लिए आए, वो टीचर्स उन 60 स्कूल्स में से, जो नंदुरबार में रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वो एक टीचर दूसरे स्कूल में, दूसरे स्कूल के टीचर उसमें, इन्होंने चेक किया। फिर उसके बाद जो एंड लाइन असेसमेंट थी, उसके अंदर बाकी जो जिला परिषद के स्कूल्स हैं जो नियर बाय, उनको भी इनवाइट किया गया। तो ठीक है, अगर हम मिड लेवल प्रोग्रेस की बात करें, टीचर्स को बहुत अच्छे से समझ आ गया, अच्छा पहले से अब बच्चे किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका बेसलाइन असेसमेंट पे कहाँ बच्चे खड़े थे। अब इस स्टेज पे क्या हुआ, मिड लेवल प्रोग्रेस के टाइम पे टीचर्स वर ऑल्सो इनकरेज कि वो आपस में 60 स्कूल की जो टीचर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करें एक्सपीरियंसेस और एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करें। देखिए टीचर्स हैंड होल्ड करेंगे, अगर कोई बच्चों को दिक्कत आ रही है एक दूसरे में भी, तो टीचर्स विल बी देयर, टीचर्स भी अपने असेस करेंगे अपनी आंखों के सामने। ये नहीं कि टीचर्स क्लास में होते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एंड लाइन प्रोग्रेस की बात की जाए, इन्होंने चेक किया, देयर वर ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द पायलट प्रोजेक्ट। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि बेसलाइन टेस्ट ने दिखाया था कि ओनली 20% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट आश्रम शालास कुड रीड एन एंटायर स्टोरी, एंड जो 14% थे वो स्टिल देवर एट द बिगिनर लेवल। लेकिन फिर उसके बाद जब एंड में देखा गया, तो 55 डेज का ये प्रोजेक्ट चलाया गया, 41% स्टूडेंट्स कुड रीड एन एंटायर स्टोरी, और बिगिनर लेवल पे एक भी बच्चा नहीं बचा। सो इट्स अ सक्सेस स्टोरी, इजंट इट। तो देखिए उन्होंने क्या कि इससे आपको क्या टेक अवेज हैं। सबसे पहले तो प्रेशर हटाने के लिए आप टर्मिनोलॉजी चेंज कर दीजिए। प्रेशर हटाने के लिए इन्हें सबसे पहले क्या किया, टेस्ट की जगह प्रोग्रेस कहना स्टार्ट कर दिया। दूसरा बात, सबसे पहला आप कहाँ पे खड़े हैं ये जानना जरूरी है। First of all, each and every school premises should be encouraged to conduct baseline assessment reports. दूसरी बात, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा एक अलग लेवल की लर्निंग लेवल पे है। एक टीचर सारे बच्चों को सेम मैनर में नहीं पढ़ा सकती, ये पता होना बहुत जरूरी है। ये इन सारी चीजों को आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। अब देखिए ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फॉर अमृतकाल इन एग्रीकल्चर। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हम जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और हम अमृतकाल में एंटर करने वाले हैं जब हमारे 100 साल पूरे होंगे 2047 तक। तो ये टाइम डेफिनेटली है कि हम फ्रीडम फाइटर्स, सोल्जर्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट, इन सबको सल्यूट करें जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया है। देखिए सबसे पहले स्लोगन यहाँ पे लिखा है, दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, जय जवान जय किसान। इसको एक्सटेंड किया गया इस स्लोगन को अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। उन्होंने क्या इंक्लूड किया, जय विज्ञान, उन्होंने हटाया नहीं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। विज्ञान मतलब साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको कैसे एक्सटेंड किया इस स्लोगन को, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन सारा इन्वेस्टिगेशन,
खोज, डिस्कवरी, इन सबको हम अनुसंधान कहते हैं। बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा चलिए हम फोकस करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर पे और यहाँ के फार्मर्स पे और यहाँ के एग्री साइंटिस्ट पे कि उन्होंने अभी तक क्या अचीव किया और क्या अचीव करने की जरूरत है। देखिए, अभी अनुसंधान इनका ये कहना है कि अगर ज़्यादा इनोवेशंस करी जाएंगी, जो करी भी जानी चाहिए, क्योंकि 2047 तक, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो जीरो हंगर का है उसे अचीव कर पाएं। देयर शुड बी नो वन हु सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, देयर शुड बी क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, और हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो भी हाई होनी चाहिए। अब देखिए, सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कैसे जीरो हंगर भी हट जाएगी, कैसे माल न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस भी आ जाएगी और कैसे हाई इनकम भी हो जाएगी फार्मर्स की। अभी इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा देखते हैं, वो भी एक ही स्टेप से, लेकिन उसके लिए आपको एंड तक का वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, इन्होंने कुछ बताया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो हमारी पॉपुलेशन थी 340 मिलियन। ठीक है, अब हमारी जो पॉपुलेशन है इट हैज ग्रोन बाय 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स इन फैक्ट, क्योंकि हम चाइना को भी सरपास करने वाले हैं 2023 में, और 2050 तक हमारी कंट्री की पॉपुलेशन होने वाली है 1.66 बिलियन। ये कौन कहता है? यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट्स कहती हैं। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट यू मस्ट हैव वेरी क्लियरली इन योर माइंड कि 2050 तक हमारी वी आर लाइकली टू रीच 1.66 बिलियन। ओके, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है? फीडिंग सच अ लार्ज पॉपुलेशन, स्पेशली जब हमारी जो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, स्टिल होवर्स अराउंड $2300 है ना। पर कैपिटा इनकम हमारी इतनी है। जब मैंने चाइना और इंडिया का एडिटोरियल डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था हमारी अराउंड 2000 पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा जीडीपी वाली, और जो चाइना की है वो $9000 है। तो लुक एट द गैप, है ना। तो वही इन्होंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है। द पर कैपिटा इनकम इज लाइकली टू ग्रो। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि जो पर कैपिटा इनकम अभी है ना, पर ये बढ़ने वाली है। इट इज लाइकली टू ग्रो बिटवीन 5 to 6% पर एनम। हर साल ये 5 से 6% बढ़ेगी, नॉर्मल कंडीशंस अगर रहती हैं। और जैसे ही जो लो इनकम लेवल्स हैं वो थोड़े से बढ़ने लग पड़ेंगे, पीपल आर लाइकली टू डिमांड नॉट जस्ट मोर फूड, ऑब्वियसली क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर वो डिमांड करने लगेंगे सेफ और न्यूट्रिशियस फूड। तो सबसे पहला चैलेंज जो हमारे पास है वो ये है कि हम जो एग्री पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज हैं हमारी, हम इस इमर्जिंग डिमांड पैटर्न के अराउंड इसको इवॉल्व करना स्टार्ट करें। आपको पता है कि हमारी जो फूड चॉइसेस पैटर्न है वो भी चेंज हो रही है। वी आर मूविंग मोर टूवर्ड्स फ्रूगीवोरस डाइट, मतलब जैसे फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा होना, ये सब कुछ जो हॉर्टिकल्चर, इससे आपको जो है इससे कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज का 2-4 ही जगहों पे बसा हुआ है कोल्ड स्टोरेज, मध्य प्रदेश वगैरह, जिसे हम पोटैटो बेल्ट कहते हैं, पोटैटो बेल्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ नहीं लिखा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोल्ड स्टोरेज उसका, हॉर्टिकल्चर इन जो इमर्जिंग डिमांड पैटर्न है उसके लिए इन तरह की पॉलिसीज भी लानी चाहिए। A clue to this can be had by looking at the 10 years also. Okay, ये हमने देख लिया। अब देखिए, इन्होंने एक चीज बोली है जो पोल्ट्री और फिशरीज है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ किन की हुई है, सबसे ज्यादा जो स्तर पे ग्रो करना है ना, वो पोल्ट्री और फिशरीज सेक्टर कर रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्लो ग्रोथ पता है किसमें हुई है? सीरियल प्रोडक्शन में। सीरियल्स क्या होते हैं? राइस, व्हीट, ये जो इन तरह के ग्रेन्स होते हैं ना, राय, बाजरा, मिलेट्स और बार्ले और ओट्स, ये सब कुछ होते हैं सीरियल्स। ठीक है, तो इन सीरियल्स में जो वो प्रोडक्शन है ये सबसे ज्यादा स्लोएस्ट ग्रोथ देखती है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट कहाँ होती है? राइस और व्हीट की। तब भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में ग्रोथ सबसे स्लो किसकी है? सीरियल्स की ही। ठीक है, इससे इसका कंक्लूजन इन ऑथर ने ये निकाला है कि इससे ये पता चलता है कि जो सब सेक्टर्स रिलाई करते हैं मार्केट फोर्सेस पे, नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट दैट मे, दे स्टिल परफॉर्म बेटर। जैसे कि हमने फिशरीज और पोल्ट्री सेक्टर देखा, उसमें तो कहाँ फिशरीज और पोल्ट्री सेक्टर तो पूरा प्राइवेट सेक्टर है ऑलमोस्ट, है ना। तो इससे पता चलता है जो मार्केट फोर्सेस हैं दे प्ले बेटर देन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि जो इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन बड़ा क्लियर है
आप क्या करिए, हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन खत्म हो जानी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि आप यू गेट द मार्केट्स राइट, यू प्रमोट द मार्केट्स द राइट वे, ताकि जिससे क्या हो, एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ आ सके एग्रीकल्चर में। आप मार्केट्स को ही आप थोड़ा अनलीश इस तरह से करिए मार्केट फोर्सेस को, जिससे सिर्फ ग्रो ग्रो सिनेरियो हो। अब देखिए नेक्स्ट 25 ईयर्स में इन्होंने ये कहा है कि हमें काफ़ी जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इसलिए जो हमारा फूड सिस्टम है इट इज़ अ कॉम्पोजेंट एंटिटी। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, बोला है कि जो फूड सिस्टम है ना हमारा, उसके 5 डायमेंशंस हैं। 3 बड़े ही फेमस हैं, ट्रेडिशनल है, हमें पता है। वो 3 डायमेंशंस कौन से हैं? प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इसमें 2 और ऐड होने चाहिए, जो हमें अब पता होना चाहिए कि 2 और डायमेंशंस हैं। जो एक है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमारे फूड सिस्टम की, दूसरा है न्यूट्रिशनल आउटकम्स। ओके, ये चीज भी हैज बिकम utmost इम्पोर्टेंस, और इन पांचों डायमेंशंस के सेंटर में बसा हुआ है इशू ऑफ फार्मर्स इनकम। हाउ ब्यूटिफुली इज इट रिटन, आप समझ रहे हैं? तो अभी देखिए, अभी सोल्यूशन तो आएगा एंड में, मैं आपको बताऊंगी कैसे। और इन्होंने कहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि ओके, मिड 1990s से हम क्या हुआ, हमारे पास खाना, पहले आपको पता है जब इंडिपेंडेंट हुए बहुत कम था, लेकिन फिर हम आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से 1960s में जो आया, वी इमर्ज टुडे एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ये 2022 की बात बता रही हूँ, हम सबसे बड़े राइस के एक्सपोर्टर बन गए थे, ठीक है। और लेकिन इस एडिटोरियल का ये कहना है, हम देखिए एक गरीब देश से जिसके पास खुद के लिए खाना नहीं था, उससे आज सबसे बड़े राइस के एक्सपोर्टर बनने तक की जो जर्नी है, इसमें हमने कभी भी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को तो कंसिडर ही नहीं किया है ना। नाउ बट इट इज द टाइम टू अवेक, वेक अप नाउ एंड लेट्स लुक एट इट नाउ कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है, जितने भी ड्रामेटिक डिक्लाइन हुआ है ग्राउंड वाटर टेबल में, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान पंजाब वाले रीजन में, और इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है, हमारी सॉइल्स को रिजुविनेट करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है, स्टबल बर्निंग को रोकना, मीथेन एमिशंस को रोकना, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा है। इन्होंने बोला है कार्बन मार्केट्स को भी आप बढ़ावा दीजिए, जिससे क्या होगा, जो फार्मर्स इंसेंटिवाइज होंगे कि हमें कम कार्बन वो करना है, फिर उन्हें कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, अगर वो कार्बन एमिशन कम होगी उनके उसमें से, फिर कार्बन क्रेडिट्स क्या होंगे, वो बेच पाएंगे मार्केट में, जिससे उनको एक एडिशनल इनकम मिलेगी। इन्होंने ये कहने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं आई जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए उन्होंने कहा है, आप जैसे मिल्क रेवोल्यूशन पे आपने छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया था ना, वैसे ही आज भी एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, जो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा पॉसिबल है, जिससे हर एक, जैसे इसराइल में होता है, हॉलैंड में होता है, यूएस में होता है, आप हर एक फार्मर से इन टच आइए, आप छोटे छोटे जो उनके वो बने हुए हैं, कार्टल्स बने हुए हैं, उनसे बात करिए कि किन तरह के सोल्यूशंस हो सकते हैं, उनको समझाइए इन तरह की प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में हो सकती है, उनको इंक्लूड करिए अपने डायलेक्ट सिस्टम में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है, अब इन्होंने एक चीज़ बताई है, बिफोर आई कम टू द सोल्यूशन डायरेक्टली, इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है ना, वो पहले 2.3 हेक्टेयर्स हुआ करता था 1970-71 में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। लेकिन अब क्या है, 2015-16 में जो लैंड होल्डिंग साइज है वो 1.08 हेक्टेयर्स है सिर्फ और सिर्फ। और इतने कम लैंड होल्डिंग साइज में से सीरियल्स कभी भी एक हाई इनकम दे ही नहीं सकती फार्मर्स को, कभी भी नहीं, चाहे वो कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर ले। तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, वी नीड टू मूव टूवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स, इट्स अ मस्ट, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन पे आप ध्यान दीजिए, जो वैल्यू चेन्स है प्राइवेट सेक्टर से मिलके वैल्यू चेन्स को बढ़ाइए, ताकि किसी तरह का जो रिस्क है वैल्यू एग्रीकल्चर में वो ना आए, फार्मर्स को कोई दिक्कत ना हो कि डायरेक्टली सुपर मार्केट्स उनसे प्रोक्योर कर पाए, फिर सुपर मार्केट्स में ही सीधा फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वो जा रहा है सुबह के सुबह फार्मर से डायरेक्टली। इन तरह की कुछ वैल्यू चेंज को प्रमोट करना शुरू करिए, ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है वैसे तो। लेकिन अब इन्होंने कहा है, लेकिन हमें कई चीज़ें चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन की ज़रूरत है, जो एक ही स्टेप के द्वारा फार्मर्स की इनकम डबल कर दें एंड वेरी क्विकली। अब ऐसा सोल्यूशन क्या है, इन्होंने कहा है कि एक और क्रॉप को प्रमोट करने की ज़रूरत है। वो क्रॉप कौन सी है? सोलर, दिस author is projecting solar as a third crop on the fields. Now how, इन्होंने ये कहा है, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी अभी एक पायलट बेसिस पे नजफगढ़ एरिया में, नजफगढ़ के केवी के एरिया में। नजफगढ़ इज अ स्मॉल टाउन नियर दिल्ली,
दिल्ली के पास पड़ता है, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे दिल्ली के। तो वहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट की गई जिससे ये पता चला कि 1 एकड़ अगर कल्टीवेटेड लैंड है जो हर साल कम से कम 2 क्रॉप्स उगा सकता है, उसमें इतनी क्षमता है, उसके ऊपर एक एकड़ की कल्टीवेटेड लैंड पे साथ साथ में 400 सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं, 10 से 12 फीट हाइट जिनकी हो, और काफी एक जितना स्पेसिंग चाहिए बिल्कुल आराम से लगाए जा सकते हैं स्पेसिंग के साथ। और रेगुलर कल्टीवेशन भी होगी, वो 2 क्रॉप्स जो आप हर साल उगा रहे हो वो भी रहेगी, 400 सोलर पैनल्स भी रहेंगे। 400 सोलर पैनल्स विल एक्ट एज थर्ड क्रॉप, क्योंकि 2 क्रॉप्स आप ऑलरेडी उगा रहे हो। इससे क्या होगा, जितना भी आपका वो सोलर पावर जनरेट हुई, क्योंकि फील्ड तो खुला है ना, तो वहां पे तो रिन्यूएबल एनर्जी वो हो ही सकती है, तो जितनी भी सोलर एनर्जी वहां पे आपने हार्नेस की, वो आप पावर कंपनीज को बेच सकते हो। फार्मर्स उन पावर कंपनीज को डायरेक्टली बेच सकते हैं, और वो जो पावर कंपनीज हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं इनको डायरेक्टली अपने ग्रिड में, ताकि वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके हाउस होल्ड्स में। तो इस स्टडी का ये कहना था, ऐसा कंडक्ट किया गया जिससे ये पता चला कि एक एडिशनल इनकम मिल सकती है फार्मर्स को ₹1 लाख पर एकड़। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा स्टेप है ये और कितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, और देखिए ये सिर्फ तब हो सकता है 1 लाख पर एकड़, मतलब अगर कोई और एंटरप्रेन्योर जो थर्ड पार्टी है वो ये जो कैपिटल कॉस्ट है इसकी सोलर पैनल्स को इन्वेस्ट करने की वहां पे वो कोई और उठाए, तो मतलब वो तो छोटे छोटे फार्मर्स कहाँ से लाएंगे, मतलब इतने पैसे कैसे लगाएंगे। इनका ये कहना है ये एक ऐसा मॉडल है जो इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ को के रूप में प्रेजेंट किया जाता है खुद को। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ सोलर पार्क्स पे ही ध्यान ना दीजिए, प्राइवेट कंपनीज द्वारा एंटरप्रेन्योर्स द्वारा बनाए गए सोलर पार्क्स पे ही ध्यान मत दीजिए, इसको सप्लीमेंट भी करिए इस इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ मॉडल के साथ। और इनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अपनी 2016 के उसमें कॉल दी थी, एक 2022 से 2023 में हम डबल कर देंगे फार्मर इनकम को, तो उसके लिए बस एक यही सिंगल इनोवेशन की जरूरत है। आप ये इनोवेशन ले आइए, अपने आप डबल हो जाएगी। आज तक तो वैसे हो नहीं पाई, लेकिन ये आप इनोवेशन कर दीजिए, हो जाएगी। और इन्होंने ये कहना है कि अगर पीएम मोदी का इतना बड़ा सोशल कैपिटल है, इतनी मोबिलाइजेशन पावर है उनमें कि हर घर तिरंगा, एक ही बार बोलने पे उनका कैंपेन हर घर में सच में तिरंगा लगा, तो फिर क्यों ना हर खेत में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर इन फार्मर्स फील्ड प्रोजेक्ट को भी इसी तरह से कैंपेन किया जाए और फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। I found this solution very very impactful and very very nice। तो आपको, मुझे भी लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ओके, अब हम द हिंदू पे दोबारा स्विच करते हैं। हम पहुंचे कहाँ थे? ओके, अब देखिए क्या हुआ है कि सोमालिया, आपको पता है, देखिए अब मैं आपको ना इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। टेररिज्म के बारे में आप सब कुछ बहुत अच्छे से, एक एक चीज को ना यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ये सब कुछ पता होने चाहिए कि इन तरह के रेजोल्यूशंस हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। टेररिज्म इज एक्चुअली एडवांसिंग लाइक एनीथिंग। जैसे अगर हम देखें कि अभी हमारा जो रायगढ़ कोस्ट है महाराष्ट्र का, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, रायगढ़ कोस्ट पे जो एक ये वही कोस्ट है जब 26/11 अटैक्स हुए थे, तो वहीं से अलकायदा के लोग वहीं से एंटर किए थे, जवाहरी वगैरह, और वहीं से अटैक्स कंडक्ट किए गए थे। आज वहां पे एक शिप मिली है जहाँ पे 3 AK-47 की राइफल्स पड़ी हैं, लाइव कार्ट्रिजेस मिली हैं, और उसमें टेरर एंगल अब साबित हो गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस को काफी सारे टेरर मैसेजेस भी आए हैं अलकायदा द्वारा। उन्होंने यही कहा है कि जैसे 26/11 में हुआ था, हम पूरी की पूरी मुंबई सिटी को उड़ा देंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात करें कि मिलिटेंसी इतनी बढ़ गई है कि मिलिटेंसी की वजह से अब क्या होने लग पड़ा है कि कश्मीरी हिंदू पंडित्स का देखा होगा, बहुत सारे सरपंच हैं जो वहाँ के, आपको पता है कि पिछले 6 महीनों में कितने सारे सरपंच की वहाँ पे डेथ हुई है मिलिटेंसी द्वारा। मिलिटेंट्स ने उनको कितने ही सरपंचों को मारा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। दूसरा, आपको पता है ये जो वोटर्स इशू आया है कि इलेक्शन कमीशन ने अब वहाँ के जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी वोट करने की इजाज़त दे दी है। तो महबूबा मुफ्ती, आपको पता है पीडीपी की जो चीफ है, उन्होंने और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी ये कहा है कि 1987 1990s में जो हुआ था ना, आपको वैसे मैं अगर वो समझाने लग पड़ी तो फिर ये पता नहीं कितना खिंच जाएगा आज का सेशन, लेकिन मैं आपको बस ये बता देती हूँ, ये उसी सेशन की बात की जा रही है 1987 1990, जब कश्मीरी हिंदू पंडित एक्सोडस हुआ था। उन्हीं चीज़ों, काफ़ी पॉलिटिकल इशू था वो, स्टार्ट होते होते कब मिलिटेंट बन गया,
समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने ये कहा था कि आप बिल्कुल सतर्क रहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ना हो कि दोबारा उस तरह का टेररिज्म यहाँ पे दोबारा से बढ़ जाए और ऐसा कोई एग्जोडस या ऐसा कुछ हमें देखने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। फिर आप ये ध्यान में रखिए कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट चलाई जा रही है टेररिस्ट द्वारा, वो है तालिबान इन अफगानिस्तान। फिर आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए फिर आप देखिए ड्रोन अटैक हुआ अभी, ड्रोन अटैक में यूएसए द्वारा मारा गया जवाहिरी को, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब आता है सोमालिया। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी डिस्ट्रीब्यूशन है अलकायदा की और बहुत सारे ऐसे टेरर आउटफिट्स की। अब सोमालिया में क्या हुआ है, सोमालिया में देखिए सोमालिया में ना एक बहुत ही पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई थी एक अभी इस साल की शुरुआत में ही। तो उनसे काफ़ी मतलब लोगों को लगा था कि शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो इतने सालों से वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, फूड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इतना क्राइसिस है, आप इंटरनेशनल डोनेशंस पे आप रिलाई करते हैं, अपने खाने तक के लिए वहाँ पे इंटरनेशनल डोनेशंस आती है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा। सारी कंट्रीज उनको, आपको पता ही है ना ये चीज़, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में सारी कंट्रीज ग्रेन्स डोनेट करती हैं और वहाँ से फिर भेजा जाता है ऑन अ डेली बेसिस। यस, तो ये सोमालिया और कुछ कुछ इजिप्शियन जो रीजन्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो वैसे ही इन्होंने ये कहा है कि काफ़ी होप्स बढ़ गई थी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रिकन कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन ऐसा शायद नहीं था। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता होना चाहिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। Number one is Djibouti, number two is Eritrea, number three is Ethiopia, and number four is Somalia. Okay, so Somalia is a part of Horn of Africa. अगर आप इसे मैप में देखेंगे अफ्रीका के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे एक सच में वो हॉर्न टाइप का ही शेप बनता है इन कंट्रीज, इन चारों कंट्रीज को मिला के। सो ओके, यू कैन सी दैट, यू कैन सर्च अबाउट इट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को क्या हुआ है, फ्राइडे को एक होटल में जो सोमालिया की कैपिटल यानी कि मुगदिशु में बसा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी होस्टेज ले लिया गया टेररिस्ट द्वारा, उसमें 20 लोगों की जान भी चली गई। एंड इट इज़ अ ग्रेव रिमाइंडर ऑफ द सिक्योरिटी चैलेंजेस द कंट्री इज एक्चुअली फेसिंग डिस्पाइट द प्रोमिसेस मेड बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका नाम है हसन शेख मोहम्मद, जो ये कहते थे कि आइडियोलॉजिकली, फिनेंशियली और मिलिटरली हम डिफीट कर देंगे वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा शायद नहीं था। अब ये जो हम देख रहे हैं जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने स्टॉर्म कर दिया उस पूरे होटल को और बहुत सारे सिविलियंस को होस्टेज ले लिया, ये 30 घंटे तक चला। 30 घंटे बाद ही सिक्योरिटी पर्सोनल ने उनको उस सीज को रोकने में वो सफल हो पाए। और ये एक किनके द्वारा कंडक्ट किया गया था, देखिए एक अल शबाब एक टेरर आउटफिट है, ये अलकायदा की ही एक अफिलिएटेड टेरर आउटफिट है। ये कंट्रोल, देखिए जो अल शबाब है ना, अल शबाब कंट्रोल्स much of the southern and central parts of Somalia. Okay, so they have repeatedly targeted civilians and security personnel in the government controlled territories. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अल शबाब है ना, जो इनके जो वहाँ पे लोग हैं, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं। आपको ये भी बता दूं मैं, वहाँ पे कितने तरह के इंटरनेशनल काउंटर टेरर मेजर्स अपनाए गए सोमालिया में, लेकिन दे हैव ओनली ग्रोन इन स्ट्रेंथ और बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को वो और ज़्यादा एक्सपैंड करने में सफल हुए हैं। और पता ही अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं पेरिफेरल एरियाज़ में। देखिए जो सरकार है ना वहाँ की, उनका जो मेन कंट्रोल है ना, वो सिर्फ मुगदिशु तक ही आज तक लिमिटेड था। अभी तो हमने वहाँ पे भी अटैक देख लिया, लेकिन मोस्टली वहीं तक। जो आसपास का जो आउटस्कर्ट्स, जो सदर्न एरियाज था और ये जो एरियाज थे, वहाँ पे ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने तरह के लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। आपको तो पता है टेरर आउटफिट्स की आइडियोलॉजी क्या होती है, उन तरह से वो लोग डील करते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जितना सरकार वहाँ से टैक्स नहीं ले पाती ना, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाती, उतना वो वहाँ से टैक्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जहाँ पे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। सो दे आर क्वाइट पावरफुल इन दैट सेंस बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली साउंड एज वेल कंपैरेटिवली किनके, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे। ठीक है, एक 2020 की रिपोर्ट ये बताती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए वही यहाँ पे लिखा है कि सिविल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए अगर हम बात करें कि सोमालिया की हालत कब से हो रही है, तो एक डिक्टेटर हुआ करते थे जनरल सियाद बरे। इनका जब रजीम था, इट गॉट कोलैप्स्ड इन 1991। ठीक है, इन डिक्टेटर का जब ये रजीम कोलैप्स हुआ तो द एंटायर कंट्री फेल इनटू केओस एंड सिविल वॉर। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे आर्म्ड ग्रुप्स दे केम इन एंड स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। फिर तब से लेके अभी तक सोमालिया में काफ़ी अटेम्प्ट्स किए गए कि एक स्टेबल स्टेट हो जाए, इंटरनेशनल इंटरवेंशंस भी हुई, लेकिन ऐसा
नहीं हो पाया है। तो वैसे ही अल शबाब हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। अब बस यही लिखा है, इस एडिटोरियल ने ये कहा है कि देखिए क्या किया जा सकता है। डेफिनेटली इतना आसान तो नहीं है यहाँ पे इन चीज़ों को रोकना, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि देखिए अल शबाब ऐसा क्यों कर पा रही है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी क्यों चला पा रही है, क्योंकि सच में बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस, इसेंशियल कमोडिटीज तक नहीं है लोगों के पास, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं है। तो गवर्नमेंट का फोकस ऐसा होना चाहिए कि वो इसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करें, गुड्स दे, रिलीफ दें उन लोगों को, साथ साथ में ही एसेंशियल कमोडिटीज के प्रोवाइड करने के साइमल्टेनियसली एक और स्टेप करना चाहिए, अफोर्डेबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी बिल्ड करना चाहिए। दोनों चीजें साथ में चले, जिससे क्या होगा, एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल कंसेंसस बन जाएगा, लोग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और वो उनकी जो किए हुई बातें होती हैं, जो पेरिफेरल एरियाज में वो रूल कर रहे हैं कि इन तरह से हम रूल करेंगे, आपको तो वहाँ खाना भी नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो इन चीज़ों को यूज़ ना कर पाए। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए था। अब देखिए क्या गवर्नमेंट का कहना है, नो प्लानिंग टू लिवाई चार्जेस ऑन यूपीआई। ओके, देखिए आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर निकाला था। डिस्कशन पेपर में ये लिखा था कि शायद जो यूपीआई, एनईएफटी और आईएमपीएस, इनके द्वारा जितनी भी पेमेंट सिस्टम्स हैं, इन पे जो पेमेंट सिस्टम जैसे कैरी आउट करता है पेमेंट्स को, उन पे कुछ बहुत ही बेयर मिनिमम से चार्जेस को लिवाई करना चाहिए, ताकि जो कंपनीज है ना, जो अपने प्लेटफॉर्म्स में इन्हें चला रही हैं, और उनके ऑपरेशनल कॉस्ट निकल पाए, ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो होता ही है ना, वो निकल पाए। और आरबीआई का ये कहना था बिल्कुल ही थोड़ा होगा, ये 1 या 2 पैसे होगा, 1 पैसा इज नथिंग, तो इतना तो अफोर्ड किया जा सकता है। तो ये डिस्कशन पेपर जैसे ही बाहर आया, काफी इन चीज़ों पे बातचीत होने लगी, फिर एक थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर बन गया, फिर इस पर क्लैरिफिकेशन दी गई है हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा। उन्होंने ये कहा है कि जो यूपीआई सर्विसेज है वो एक डिजिटल पब्लिक गुड है, और गवर्नमेंट का कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम कोई भी चार्जेस उस पर लिवाई करेंगे। और हमने ये यूपीआई जब हम लेके आए थे, और आज तो उससे भी ज़्यादा, जिस इंटेंशन से लेके आए थे हम, उससे भी ज़्यादा बड़ा इंटेंशन बन चुका है, क्योंकि पब्लिक के लिए ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट बन चुका है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, सब कुछ है। तो गवर्नमेंट विल नॉट लिवाई एनी चार्ज ऑन इट, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू द पेमेंट सिस्टम। और भी बहुत तरीके हैं, इनका ये कहना है कि और तरीकों से भी इन ऑपरेशनल कॉस्ट को फुलफिल किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को वो तरीके पता है। हम फिनेंशियल सपोर्ट, हमने गवर्नमेंट ने पिछले साल भी निकाला था, फिनेंशियल सपोर्ट ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा करने के लिए, इस साल भी हमने एलोकेट किया है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम और स्टेप्स कोई लेने होंगे वो भी अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। देखिए अब एक और एथिक्स का एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत बार हम देखते हैं कि जो स्टेट हेड्स होते हैं, या फिर कोई एक अथॉरिटी होते हैं, अथॉरिटी के मेंबर्स, उनके बेटे बेटी, कोई भी है ना, वो थोड़ा सा उनको अलग सी एक प्रेफरेंस मिलती है कहीं पे भी। they can evade law, they can never apologize for their mistakes and stuff like that. ओके, तो उसी के चलते अब एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया है, आप बिल्कुल समझिएगा। अगर बाय चांस आप इसको एक केस स्टडी की तरह लीजिए, एथिक्स की एक केस स्टडी की तरह, जिसमें क्या होगा कि एक आप सपोज करिए कि एक सीएम है, सीएम की एक बेटी है, वो बहुत ही बदतमीजी करती हैं किसी मेडिकल ऑफिशियल के साथ, और फिर उनको मारती हैं बहुत ज़्यादा और असॉल्ट करती हैं। फिर ये वीडियो है, ये वायरल हो जाती है। फिर उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए सीएम द्वारा। अगर ये केस स्टडी आती है तो अब देखते हैं ये केस स्टडी रियल है, इसमें इन्होंने क्या किया गया। और कोई आपके सजेशंस होंगे तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा। तो देखिए मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पब्लिक अपॉलॉजी निकाली है अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। उन्होंने एक हैंड रिटन, खुद से हाथ से लिख के एक अपॉलॉजी लेटर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वी हैव नथिंग टू जस्टिफाई और से इन डिफेंस ऑफ आवर डॉटर्स बिहेवियर टूवर्ड्स द डॉक्टर, वी आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम द डॉक्टर एंड द पब्लिक। देखिए हुआ क्या था, जो इनकी बेटी थी वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, और उनको फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के सेक्रेटरी ने बोला कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी विजिट करने से पहले, है ना, कंसल्टेशन के लिए। तो फिर उनको इस बात पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने असॉल्ट किया, और वो वीडियो वायरल हो गई। तो फिर आपको पता है पब्लिक अपॉलॉजी उन्होंने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट की, और साथ ही साथ वो खुद गए विजिट करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उनको इन पर्सन अपॉलोजाइज किया। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जो आप याद रख सकते हैं, द सीएम विजिटिंग द डॉक्टर हिमसेल्फ
and apologizing is something that must be done. Number one, what else can be done? You can always let me know in the comment section. Okay, फिर जब ये ऐसा हुआ था मिजोरम का ऐसा सब कुछ चल रहा था, बहुत ब्लैक बैजेस लेके जितने भी वहाँ के मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं लेके खड़े हुए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बोला कि मतलब ऐसे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ जो ऐसे एक्ट्स होते हैं, वायलेंस होती है, इनको रिपीट ना किया जाए। देखिए, मैं एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगी, ये भी शायद आने वाले टाइम में एक एथिक्स की केस स्टडी हो सकती है कि हो क्या सकती है, शायद आई भी है कभी या मुझे नहीं पता, कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बाय चांस अगर हम किसी अपने बहुत क्लोज इंसान को हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो नहीं बच पाता या उसकी हालत ठीक नहीं हो पाती, तो बहुत सारे, स्पेशली कोविड के टाइम पे, देखिए कोविड के टाइम पे कुछ तो करप्शन हुआ भी था, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, हुआ भी था, लेकिन कुछ अगर कोविड के टाइम पे अगर नहीं किसी को बचा पाए तो बहुत लोगों ने उस पे जो डॉक्टर्स पे गुस्सा निकालने लग पड़ते हैं, उनके कफ्स पकड़ लेते हैं, आप क्यों नहीं बचा पाए, मतलब एक इमोशनल डेफिनेटली फैक्टर है, होता है, पर इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पिछले 2-3 साल से तो मैं देख रही हूँ कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों का गुस्सा हम पे निकलना, हमारी सेफ्टी नहीं है, अगर हमें कोई मरवा दे हमारी गलती नहीं है, अगर हम किसी को नहीं बचा पाते, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन एंड टू अ पॉइंट येस इट इज़। तो आपको क्या लगता है इस पे क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे कर्ब कर सकती है? Another very important ethics example, सिंगापुर ने फाइनली रिपील करने की बात कर दी है कि हम गे सेक्स के अगेंस्ट जो अभी तक क्रिमिनलाइज था उसको हम रिपील कर देंगे। देखिए, आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, वैसे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती पर पता नहीं कितने लोग इसको रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेक्शन 377A है सिंगापुर के पीनल कोड का, वो ये कहता था कि जो सेक्स बिटवीन मेन है वो नहीं अलाउड या ऐसा कुछ, तो उनको 2 इयर्स की जेल हुआ करती थी अगर पहले गे सेक्स हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन करने की वो कर दी है बात। तो अगर हम इंडिया के केस में बात करें, जब 2018 का द वेरी फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वो भी हमारे इंडियन पीनल कोड का जो था वो सेक्शन 377 ही था, इनका सेक्शन 377A है, हमारा सेक्शन 377 था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि हम दोनों ही ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हैं, बोथ सिंगापुर एंड इंडिया, और ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का ही, अब देखिए ये तो हमसे खैर 4 साल पीछे हैं, सिंगापुर को तो अभी तक रिपील कर देना चाहिए, हमने 4 साल पहले कर दिया था जिन्होंने कहा है, लेकिन इनका ये कहना है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का, हाँ हमने गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है क्योंकि ये कॉलोनियल एरा लॉ है, लेकिन हम अभी भी मैरिज सिर्फ उसी चीज़ को मानते हैं जो एक मैन और एक विमेन के बीच में होती है। तो ये इन्होंने कहा है, यही अभी तक तो वैसे हमारी गवर्नमेंट का भी स्टैंड है, अभी तक गे मैरिजेस या फिर LGBTQ मैरिजेस अलाउ नहीं हुई हैं। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटर बैन्स लाइव टेलीकास्ट ऑफ इमरान स्पीचेस। देखिए, जो इमरान खान हैं, जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो पावर में नहीं रहे हैं, आपको पता है शहबाज शरीफ जी हैं, शहबाज शरीफ जी की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ये इमरान खान जी काफ़ी स्पीचेस, काफ़ी पॉलिटिकल कैंपेनिंग, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, वहाँ पे भी हेट स्पीच वर्ड बड़ा यूज़ होता है, तो ये जो कर रहे थे वहाँ पे कुछ कुछ कह रहे थे कि सेडिशन के मामलातों में मेरे एक एड को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया, तो इसको शहबाज शरीफ जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा ये हेट स्पीच है, उन्होंने मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वहाँ से अब ये ब्रॉडकास्ट जो उनकी लाइव स्पीचेस हो रही थी वो अब नहीं होंगी, उस पर कह सकते हैं आप उसको हटा दिया, अब स्पीचेस उनकी नहीं आया करेंगी। So, that was it, I think. Thank you so much. Please hit the like button, subscribe to my channel, and share it with others. Thank you.